ये इसको जानने के बाद, परिभाषित करने के बाद, समझने के बाद, न्याय के बदलते रूप को जानने के बाद अगला बिंदु जो हमको समझना है वह है सामाजिक न्याय के लक्षण क्या हैं। हम किसे कहेंगे कि हाँ, कैसी व्यवस्था को कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सामाजिक न्याय हो रहा है या सामाजिक न्याय की ओर यह शासन और यह समाज अग्रसर है। और इसको, सामाजिक न्याय को पाने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या तत्व आवश्यक हैं, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, अहम है, बिना जिनके बिना न्याय पाना असंभव है। एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सामाजिक न्याय के लक्षण क्या हैं और उसकी प्राप्ति की व्यवस्थाएं क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें है कानून के समक्ष समानता। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि सभी लोग कानून की दृष्टि में सब समान हों। कानून की समानता की जब हम बात करते हैं तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सर्वोच्च है और सब कानून की नज़र में समान है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ना उसकी जाति होती है कानून के सामने, न रंग होता है, न वंश होता है, न लिंग होता है, न कुछ होता है। आपका सरनेम कुछ भी हो, आपका रंग कुछ भी हो, आपका लिंग कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, कानून की नज़र में सब समान हैं। तो यदि ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है जिसमें कानून के समक्ष सब समान दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि ये सामाजिक न्याय का एक बहुत अच्छा लक्षण है, एक ऐसे समाज का लक्षण है जहाँ पर सामाजिक न्याय का बोलबाला हो रहा है। दूसरा लक्षण क्या? आर्थिक सुरक्षा व समानता। ये आर्थिक सुरक्षा से क्या ताल्लुकात है? आर्थिक सुरक्षा से ताल्लुकात है समान अवसर, जीविका का समान अवसर सबको मिले। और समान अवसर का अर्थ ये नहीं है कि यदि वह योग्य नहीं है, पात्रता नहीं रखता, तो भी उसे आगे बढ़ा दिया जाए। समान अवसर का अर्थ ये है कि उनकी योग्यता के अनुसार आजीविका का अवसर प्रदान करें। योग्यता के अनुसार, शैक्षणिक योग्यता जितनी है, यदि कोई 12वीं पास है मात्र, तो 12वीं के लायक जो नौकरियां हैं उसमें अवसर प्रदान करना आवश्यक है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वह 12वीं के लायक तो है, 12वीं तो पढ़ा हुआ है, इस नौकरी के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका धर्म ये है, जाति ये है या लिंग ये है। वहाँ पर सब समान हैं। ऐसे सारे ग्रेजुएट्स, यदि किसी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन की पात्रता मांगी गई है, कौशल मांगा गया है, तो उसमें कोई जाति धर्म काम नहीं करेगा। तो यह दूसरा बिंदु है, आर्थिक सुरक्षा व समानता। क्या हमारे यहाँ भारत में आज किसी प्रकार के धर्म के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं या जाति के आधार पर? क्या ऐसी कोई सी व्यवस्था है जहां पर शासकीय मामलों में विभिन्न जाति के लोगों को रोका जाए मात्र इसलिए क्योंकि वे किसी एक खास जाति वर्ग के नहीं हैं? नहीं हैं। तो दूसरा जो है लक्षण जिससे ये परिलक्षित होता है कि हमारा देश सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहा है, तो उसका दूसरा लक्षण क्या है? जहाँ पर आर्थिक समानता, आर्थिक सुरक्षा और समानता की बात हो। जहाँ तक बेरोजगार लोगों की बात है, तो बेरोजगार व्यक्ति अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके,
मूलभूत जरूरत यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हर देश के अपनी अपनी अलग अलग मूलभूत की परिभाषा, बेसिक रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग परिभाषा है। हमारे यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान को मूलभूत माना जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो कहाँ से रोटी, कपड़ा, मकान लाएगा? कहाँ से अपने भोजन की व्यवस्था करेगा? कहाँ अपने लिए छा? तो ऐसी स्थिति में उसे अन्य लोगों के समकक्ष लाने के लिए क्या करना होता है? सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है और ऐसी सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं जिससे कि समानता की भावना को लाने में ज़्यादा विलंब ना हो, त्वरित गति से समानता और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर हो सकें। इसलिए ऐसे नए नए कानूनी प्रावधान जिसमें एक बेरोजगारी भत्ता भी है लाया गया। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है विशेषाधिकारों की समाप्ति, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत यदि हम सामाजिक न्याय को परिभाषित करें तो उसमें विशेषाधिकार का न होना और निम्न तबकों के विकास के लिए कुछ प्रावधान करना, ये बातें की। तो तीसरा बिंदु यहाँ पर है कि विशेषाधिकारों की समाप्ति। किस तरह के विशेषाधिकार भारत में यदि हम नज़र डालें तो हमारे यहाँ किस तरह के किसी तरह के विशेषाधिकारों से आप वाकिफ़ हैं? सन 1968 के पहले भारत के जो 600 रियासतें थीं, 600 छोटे छोटे जो किंगडम थे, जो स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल के दबाव में आकर और बहुत से लोग स्वेच्छा से भारत में जो विलय हुए, भारत में मिले, तो क्योंकि वो लोग एक राज्य के राजा थे, अपनी अपनी रियासत के राजा थे, उस रियासत से उनकी कमाई होती थी, वहाँ से राजस्व उनको मिलता था और ये लोग चूँकि अब अपने प्रॉपर्टी को, अपने राज्य को अब भारत में दे रहे थे तो उनके सामने जीविका की समस्या थी। हम और आप क्या अपनी ज़मीन को भले ही वो 2000 एकड़ 2000 स्क्वायर फीट क्यों ना हो, हम किसी को ऐसे ही दे देते हैं क्या? नहीं ना, उसके एवज में हम उससे कुछ लेते हैं, चाहे वो पैसा लें, चाहे उसके बदले कुछ अन्य सुविधाएं लें। यहाँ तो राजाओं ने तो अपनी पूरी संपत्ति ही देश को दे दी। तो स्वाभाविक था कि तत्कालीन भारत सरकार ने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की थी और पेंशन के लिए कुछ फार्मूला था, हम उस पर नहीं जाते। तो इस प्रकार ये जो पेंशन थी वो एक तरीके से उन लोगों की आजीविका का साधन हो गई और राजस्व जो वहाँ से मिलता था वो सरकार को जाने लगा। इसको प्रिवी पर्स कहते थे। क्या कहते थे? प्रिवी पर्स, प्रिविलेज्ड पर्स। पर्स यानी जिसमें पैसा रखा जाता है या पैसा। तो प्रिविलेज एक तरीके से उनको विशेष अधिकार मिला था ऐसा पैसा मिलना। इसके अलावा इन लोगों की जो टाइटल थी, कुछ लोग उसमें राजा कहलाते थे, कुछ लोग महाराजा कहलाते थे, कुछ दीवान कहलाते थे, कुछ चक्रवर्ती कहलाते थे, आदि आदि। इन सब को अपने अपने समय में ब्रिटिश शासन के द्वारा टाइटल्स, उपाधियां मिली थी। तो स्वतंत्रता के बाद इनको ये उपाधियों को भी जारी रखने का अधिकार दे दिया गया। तो इनमें से राजा लोग सब अपने नाम के पहले लिखते थे राजा, अपना फिर नाम, महाराजाधिराज और उसके बाद अपना नाम। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहाँ के भी जो राजा थे, चाहे वो मनेंद्रगढ़ हों, चाहे शक्ति हों, या आपके कांकेर के हों, जगदलपुर के हों, राजनांदगांव के हों, कवर्धा के हों, यहाँ के राजाओं ने भी ऐसी पदवी, ऐसी उपाधियाँ अर्जित की थी और उसका उपयोग करने का अधिकार भारत में सरकार ने उनको दे दिया था। लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि इस अधिकार का दुरुपयोग इस रूप में हो रहा है कि ये विशेषाधिकार बन गया था, ये इनका खास अधिकार बन गया था और उसका एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था।
इसमें से जैसे महाराजा धीराज अपने को कलेक्टर से भी ऊपर समझता था, उस क्षेत्र के सांसदों से भी ऊपर समझता था, आदि आदि। तो 1968 में समानता लाने के विचार से, सामाजिक न्याय के विचार से इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। विशेषाधिकार और समानता क्या विरोधाभासी नहीं है? दोनों उल्टी दिशा में हैं। या तो विशेषाधिकार देकर समाज में किसी वर्ग को एक खास स्थान दिया जाए और या समानता लाई जाए। तो इसलिए समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय सबसे ज़्यादा अहम, उसके लिए ज़रूरी था कि इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। विशेषाधिकारों की समाप्ति के बिना तो समानता की कल्पना करना ही असंभव है, गलत है। चौथा लक्षण क्या है? चौथी आवश्यकता क्या है? ऐसा अगला बिंदु क्या है जिस पर हम कह सकते हैं कि इसके होने या ना होने से सामाजिक न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? और वह है, कल्पना करिए एक ऐसा समाज जिसमें एक वर्ग बहुत निर्धन है। कल्पना करिए ऐसा समाज जिसमें अछूत अस्पृश्यता की भावना बड़ी तीव्र है उच्च वर्ग के बीच में। कल्पना करिए ऐसा समाज जहाँ पर कमज़ोर वर्ग, जो लोग हजारों वर्षों से पिछड़े रहे हैं, क्या ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं? अपने बल पर आगे बढ़ने का अर्थ है कि उन्हें किसी अन्य तरह की मदद न दी जाए, उन्हें उन्हीं पर छोड़ दिया जाए, निर्धनों को अपने पर ही छोड़ दिया जाए और उम्मीद की जाए कि समय के साथ साथ ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर आकर धनवान बनेंगे। आप समझ सकते हैं कि धन लक्ष्मी अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अमीर आदमी जो है, यदि वो 5,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो उसका खर्च प्रतिदिन मात्र यदि 2,000 है तो 3,000 रुपये प्रतिदिन बचा रहा है। उस बचे हुए पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करके 5,000 का 8,000 कर सकता है, राइट? वहीं निर्धन व्यक्ति कितना कमाता होगा एक दिन में? निर्धन व्यक्ति आज अधिकतम, यदि हम एक सामान्य मजदूर की बात करें तो 400 रुपये से ज़्यादा प्रतिदिन की मजदूरी से नहीं मिलती। उस 400 रुपये में प्रतिदिन का खर्च उसका क्या होगा? परिवार चलाने में, जिसमें 4 लोग कम से कम होते हैं, उसे 200 रुपये का तो भोजन लगता ही होगा। उसके अलावा जो उस मकान में रह रहा है उसका किराए का प्रावधान करना, बिजली पानी के बिल का प्रावधान करना, दवा आदि की व्यवस्था करना और कुछ अन्य चीज़ जो आवश्यक है, उसके कपड़े लत्तों की व्यवस्था करना। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 400 रुपये यदि वो कमा रहा है तो उसमें से शायद 1 पैसा नहीं बचा पा रहा है या 50 रुपये बचा रहा है। क्या उस 50 रुपये से क्या वो अपनी अमीरी की दिशा में अग्रसर होने का प्रयास कर सकता है, सार्थक प्रयास? क्या वो 50 रुपये जो बचा रहा है प्रतिदिन, उससे क्या वो कल्पना कर सकता है कि गरीबी से वो मुक्त हो जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं। ऐसी स्थिति में निर्धन ही राह चला आएगा और दूसरी ओर अमीर जो है वो, उसका पैसा बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ पैसा वो कहाँ से पाता है? निश्चित रूप से यही गरीबों से ही।
इस गरीबों की गाढ़ी मेहनत की गई कमाई का ही पैसा उनके पास जाता है। इसीलिए कहते हैं निर्धन व्यक्ति निर्धन होता चला जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि कोई संस्था, यदि कोई बाहरी तत्व कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे निर्धन की निर्धनता रुके, उसको रोका जा सके, तो शायद ये भी अमीरी की ओर तो नहीं, लेकिन हाँ गरीबी से ऊपर आने का प्रयास कर सकता है। और ये जो बाहरी तत्व क्या हो सकता है? ऐसे कानूनी प्रावधान जिसके आधार पर ऐसे वर्ग को रोटी कपड़ा मकान जो आधारभूत चीज़ें हैं वे इसे बहुत न्यून दर पर मिल सकें। और यही व्यवस्था आज भारत में निम्न वर्ग के लिए की गई है, जहां पर उन्हें चावल दाल कम कीमत पर सरकार उपलब्ध करा रही है, जहां उन्हें ज़मीन, छोटी ज़मीन ही सही, सरकार उन्हें कम दर पर उपलब्ध करा रही है, जहां सरकार या शासन या राजनीतिक व्यवस्था ऐसे तबकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करा रही है, कपड़े को लेकर, भोजन को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर। दूसरे शब्दों में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं, विशेष सुविधाओं का प्रावधान यदि किया जा रहा है तो यह भी एक सामाजिक न्याय का लक्षण है, उसका परिचायक है। विशेष वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं ऐसी चौथी आवश्यकता है, ऐसा चौथा लक्षण है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। एक उचित व्यवस्था, एक समुचित व्यवस्था, न्यायोचित व्यवस्था ऐसे तबकों के लिए की जाए तो ये लोग तो सामाजिक न्याय की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए सरकार बहुत हजारों मकान बना रही है, छोटे छोटे ही सही, लेकिन कम से कम इनके रहने की समुचित व्यवस्था झुग्गी झोपड़ी से निकलकर वहाँ के लिए की जा रही है। तो इस प्रकार सुंदर व्यवस्था, उचित व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है ऐसी शासन व्यवस्था में जहाँ पर जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय एक कहा जाए तो एक बड़ा क्रांतिकारी आदर्श है, जिसमें कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा दी जाए। और ये विशेष सुविधाएं जब पिछड़े वर्ग को दी जाती हैं तो उच्च वर्ग के लोगों को कतई अधिकार नहीं है कि वह इस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकें। समानता के नाम पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर सकें, ये उनको अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक कदम होता है सामाजिक न्यायोचित व्यवस्था में। और हम लोग और उच्च वर्ग के लोग बाध्य रहते हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए कि निम्न वर्ग को जो सुविधाएं दी जाएं वे और बढ़ें, बढ़ती जाएं। सर सरकार का लक्ष्य भी यही रहता है। पांचवा बिंदु भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अहम है। पांचवा लक्षण या पांचवी आवश्यकता भारत के परिप्रेक्ष्य में इसलिए क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या या अल्पसंख्यकों की विविधता बहुत है। और ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक में जो अंतर है, इनकी जो जनसंख्या में अंतर है, यह भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जहाँ हो, बहुसंख्यकों का दबाव जहाँ पर अल्पसंख्यकों पर ना हो, बहुसंख्यकों की भीड़ में जहाँ अल्पसंख्यक अपने जीना कठिन पाएं, वहाँ पर सामाजिक न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा समाज जहाँ पे अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी व्यवस्था आदि का विकास, अपनी भाषा, अपना साहित्य, इसका विकास कर सकें, वहाँ पर सामाजिक न्याय संभव है। अल्पसंख्यकों को उनके स्वयं के विकास की गुंजाइश देना सामाजिक न्याय का एक लक्षण है। और ये गुंजाइश किस तरीके से दी जाती है?
कानूनी तरीके से। दूसरे शब्दों में, सामाजिक न्याय के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनको अधिकार, ताकि वे अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपना भोजन, खान पान, ये सब सुरक्षित महसूस कर सकें। यह इस सामाजिक न्यायोचित व्यवस्था का एक लक्षण है और एक आवश्यकता है। आवश्यकता का अर्थ, शासन को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की सदैव रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान करते रहना चाहिए। अब छठवां लक्षण है समान राजनैतिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार का क्या अर्थ है? एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार यहाँ के हर एक व्यक्ति को मिला है, वह है मतदान का अधिकार। हर वर्ग के 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मतदान का अधिकार है। यह एक राजनीतिक अधिकार है। दूसरा राजनीतिक अधिकार, हर व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग को छोड़ दे, जाति, धर्म, लिंग से बाहर हटकर अपने दल की स्थापना कर सकता है, अपनी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ा सकता है। उसके लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह बहुसंख्यक समाज का हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह किसी एक खास विशेष वर्ग का हो, वर्ग विशेष का हो। तो समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट। कोई उच्च वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, तो क्या ऐसा है कि उसे 2 वोट देने का अधिकार है किसी एक ही उम्मीदवार के लिए? नहीं। या निम्न वर्ग का है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऐसा भी नहीं है। या वह गरीब है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऐसा भी नहीं है। या वह अल्पसंख्यक हो, किसी विशिष्ट समुदाय का हो, किसी विशिष्ट धर्म का हो, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है? ऐसा है क्या? नहीं। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर सबको समान राजनीतिक अधिकार हों, सबको समान राजनीतिक व्यवस्था मिले, सबको समान राजनीतिक मंच मिले, यह सामाजिक न्याय का एक बहुत अच्छा लक्षण है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, इसीलिए हर धर्म के लोग, इनके अपने अपने दल हैं, अपने अपनी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अपने अपने इनके एजेंडा हैं, इनके अपने अपने विचार हैं। तो यदि सरकार इनके विचार से सहमत नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें अपने विचारों को रखने का अधिकार नहीं है। कानूनन ये स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए, और कानूनन सरकार बाध्य है इनके विचारों को सुनने के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छठवां लक्षण समान राजनीतिक अधिकार देना, बिना किसी भेदभाव के, इसे हम कह सकते हैं कि समान राजनीतिक अधिकार। सरकारी नौकरियों में भी ऐसा सरकार कतई नहीं पूछ सकती कि यदि आप इस विशिष्ट जाति के हो तो इस नौकरी के लिए आवेदन की पात्रता नहीं रखते। कभी आपने पढ़ा है ऐसा? नहीं। सरकार ऐसा कतई बंधन नहीं दे सकती कि यदि आप किसी खास धर्म के हो तो आप इस नौकरी के लिए पात्रता नहीं रख सकते। तो सरकारी नौकरियों में या सरकार की आलोचना करने या सरकारी पद प्राप्त करने, राजनीतिक दल बनाने, मतदान, चुनाव लड़ने, ये सब में सबको समान अधिकार मिला हुआ है। यह एक सामाजिक न्यायोचित व्यवस्था का लक्षण है और ये आवश्यकता भी है। सामाजिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक न्याय सर्वोपरि हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक न्याय का लक्ष्य सर्वोपरि हो। उस व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये तो हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि इन 6 बिंदुओं पर, जिसमें विशेषाधिकार का ना होना, निम्न तबके के लिए अतिरिक्त प्रयास आदि आदि, ये सब बिंदु जाने।
और थोड़ा थोड़ा ये भी जानने की कोशिश की है कि भारत में जो कुछ प्रावधान किए जाते हैं, गरीब लोगों के लिए सस्ते भोजन की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था, ये क्यों? ऐसे ही हमने ये भी जाना कि समान राजनीतिक अधिकार होना कितना आवश्यक है। एक सामाजिक व्यवस्था में जहां सामाजिक न्याय की बात की जाए, वहां पे राजनीतिक अधिकार में समानता होना अत्यावश्यक है, ये भी हमने समझा। और राजनीतिक अधिकार के कुछ बिंदु भी जाने। थोड़ा सा चलिए हम अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। अपनी दैनंदिन डे टू डे जीवन में होने वाले कुछ अनुभवों के आधार पे कुछ सवाल और उत्तर मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इस पे सोचें, विचार मंथन करें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, कितना न्याय संगत है, कितना तर्क संगत है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। हमने जो इस 6 बातें समझी, इन 6 बातों में क्या कोई सी एक बात इस पे काम कर रही है? तो चलिए, सबसे पहला है कि एक दृष्टिविहीन, एक अंधा बच्चा बेचारा गणित का प्रश्न करने के लिए उसे 3 के बदले 3.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। परीक्षा में बैठा है आपके साथ, आप सामान्य बच्चे हैं और आपको 3 घंटे का समय, जबकि एक दृष्टिहीन बच्चे को 3.5 घंटे का समय। ये क्या सही है? उसको आधा घंटा क्यों अतिरिक्त समय? समानता के अधिकार के तहत क्या आप वंचित हो रहे हैं क्या समानता के अधिकार से? ये असमानता नहीं है क्या? थोड़ा इस पे सोचिए और एक निष्कर्ष पे निकलिए और देखिए कि ये जो 6 सिद्धांतों की हमने बात की, इनमें से कौन से किसी सिद्धांत के तहत क्या यह कदम उचित बैठता है, और फिर इस कदम की औचित्यता पर आप बेहतर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न या दूसरा बिंदु वो है कि एक बच्ची गीता नाम की, समझ लीजिए, उसको कुछ शारीरिक दिक्कत है और वो बैसाखी के सहारे चलती है। गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए उसे 3.5 घंटे का समय दिया गया है, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे चलती है। बाकी को जहाँ 3 घंटा, यहाँ इसको 3.5 घंटा। पहला बच्चा सुरेश अंधा था, उसे 3.5 घंटा। एक बच्ची गीता बैसाखी के सहारे चलती, उसे 3.5 घंटा। ये कदम सही है क्या? किस सिद्धांत के तहत ये सही बैठता है? गलत है क्या? तो क्यों? जस्टिफाई करें, तर्क करें और फिर उचित उत्तर पर पहुंचें और समझने की कोशिश करें कि पहले और दूसरे प्रश्न में कुछ अंतर है क्या या कुछ समानता है क्या। तीसरा प्रश्न जो है वो है कि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देते हैं। कक्षा के जो कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं उनको कुछ अतिरिक्त अंक देते हैं। अच्छे या सामान्य विद्यार्थियों को जहां 50 में 25 मिल रहा है तो 25, 30 मिल रहा है तो 30, 28 सामान्य। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, कमज़ोर जाति के नहीं, कमज़ोर वर्ग के नहीं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उसमें से किसी को यदि 15 मिला तो उसे 18 कर दिया, किसी को 18 मिला तो 22 कर दिया। ऐसा उन्होंने किया है। तो अब ये आपको जानना है कि ये, और ऐसा करते समय उनका तर्क है कि इनका मनोबल उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए? मनोबल, उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो आपको सोचना है कितना उचित, कितना अनुचित, और ऊपर जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं, किस सिद्धांत के तहत यह कदम उचित बैठता है, सामाजिक न्याय की पैरवी करता है। चौथा, एक शिक्षक जो हैं वो अलग अलग छात्राओं को
उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रश्न पत्र बांटते हैं। प्रश्न पत्र ही अलग अलग हो गए, क्योंकि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उनको थोड़ा सा सरल प्रश्न पत्र, जो पढ़ाई में अच्छा है उसको कठिन प्रश्न पत्र, और जो जितना अच्छा है उसको उतना ही कठिन प्रश्न पत्र। ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, थोड़ा सोचें। और एक अंतिम है कि संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है बिल के लिए, कानून बनाने के लिए, कि संसद की कुल सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। ये बात सच है कि संसद में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बातचीत चल रही है। इसमें बाधा क्या आ रही है? क्या कानूनी बाधा है? क्या ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है, या कुछ और बात है? ये जानने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा रिसर्च करें, लोगों से बातें करें और पता लगाएं कि आखिर ये 1/3 महिलाओं की सीटों का प्रावधान क्या है, कितना अनुचित, कितना वाजिब, कितना गैर वाजिब।